ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो यही है कि असल चीज़ जो है और जुस्तजू जो है और डिज़ायर टू लर्न, ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सीखना जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया पे जो ये कह सकता है कि जो मैंने सीखना था मैं सीख चुका, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। So आज का I think the subject that has been defined is about innovation, right? And what distinguishes leaders from followers, and that one word is innovation. ये जी innovation जो है उससे ही फर्क पड़ता है और उससे ही लीडरशिप जो है वो डिफाइन होती है। तो पहले आ जाते हैं कि जी इनोवेशन है क्या, राइट? सो तीन लफ्ज जो है वो ज़हन में आते हैं। वो जुगाड़ है, वो जिद्दत है, और वो किसी चीज को इन्वेंट करना है, इजाद है। ये तीन लफ्ज आते हैं जहन में, ठीक है ना? जुगाड़, जिद्दत और इजाद। तो पहले ले लेते हैं जुगाड़ को, ठीक है ना? हम बहुत ज्यादा इस पे इंसार करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि जी हम बहुत जुगाड़ू कौम है। सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ वाले जो पड़ोसी हमारे हैं वो भी जुगाड़ू, ठीक है ना? हम ये बिलीव करते हैं कि जी हम बहुत जुगाड़ू कौम है। और एक किताब भी है जुगाड़ के नाम से, इफ एनी ऑफ यू कम अक्रॉस इट, आई वुड रिकमेंड कि वो जरूर पढ़े। तो उसमें एक हद तक तो जुगाड़ आपको लेके जा सकता है। और जुगाड़ जो होता है वो टेम्पररी रिलीफ होती है। किसी चीज को मैं बहुत जल्दी, बहुत कम वसाइल के साथ मैं करना चाहता हूँ और मुझे जरूरत है उसकी, कि वो एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास वसाइल महदूद हैं और मेरे पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है जिनसे मैं जिद्दत कर सकूं। तो मैं जुगाड़ पे निसार करता हूँ और मैं जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। हमने बहुत बहुत कुछ देखा है अपने इर्द गिर्द भी। लाहौर में मैंने एक रिक्शा भी देखा है जिसने एक डेजर्ट कूलर लगाया हुआ था अपने रिक्शे को ठंडा रखने के लिए, ताकि उसकी सवारियां जो है, ठीक है ना, वो आराम से उसके साथ सफर कर सकें, ताकि उसको ज्यादा सवारियां मिलें और वो अपनी इनकम बढ़ाए। तो ये जुगाड़ है। जिद्दत जो है वो ये है कि कोई चीज जो एक एग्जिस्ट करती हो, मैंने उसको बेहतर करना है, राइट? तो जिद्दत भी हमारे इर्द गिर्द है। सबसे बड़ी जिद्दत जो है, जो बैठे हुए हैं सारे इस पर्टिकुलर सेशन में, सबके पास आई एम 100% श्योर कि मोबाइल फोन, सिर्फ मोबाइल फोन नहीं होगा, स्मार्टफोन होगा। मैंने 1986 में पहला मोबाइल फोन जो है वो लॉन्च किया था पाकिस्तान में, फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग स्टैंड पॉइंट, ठीक है ना? उसमें पाकटेल के नाम से एक कंपनी आई थी जिन्होंने पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया था पाकिस्तान में, ठीक है ना? एक एरिक्सन थी, और ये थी केबल एंड वायरलेस के नाम से एक कंपनी थी बहुत बड़ी जो पाकिस्तान आई थी, उन्होंने मोबाइल फोन लॉन्च किया था। तो मुझे उस वक्त बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि क्योंकि मैं उनका अकाउंट हैंडल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल फोन फ्री, और उसकी मंथली चार्ज भी जो है वो जीरो था, राइट? तो मेरा मोबाइल फोन का पहला जो लेट्स से इंस्टेंस था वो ये था। और उसमें उसमें बड़े बड़े मोबाइल फोन होते थे, ठीक है ना? बस्ते होते थे। छोटा सा मोबाइल फोन नहीं था जो आप जेब में डाल सकते, बड़ा सा एक बस्ता होता था। सोनी का वो फोन होता था, काफी बड़ा होता था। उसके बाद दूसरी एक कंपनी आई, उन्होंने लॉन्च किया, तो उन्होंने मोटरोला का एक फोन लॉन्च किया ब्रिक के नाम से। तो एकदम आप बस्ते से वो एक ब्रिक पे चले गए। अब वो ब्रिक भी जेब में नहीं आती थी, लेकिन एटलीस्ट वो हाथ में आपके आ जाती थी। और क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन एक्सपेंसिव भी बहुत थे, 70-70 80 80 हजार का, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 1980s की, ठीक है ना? उस वक्त इतने का वो फोन होता था। तो बस्ता जो था वो आई थिंक 40 हजार का था, और जो मोटरोला ब्रिक थी वो तकरीबन 60-70 हजार की थी। और मुझे जो पाकटेल ने फोन दिया वो छोटा सा पैनासोनिक का फोन था, वो जेब में आता था, ठीक है ना? तो मैं उसको जेब में डाल के आई यूज्ड टू फील वेरी गुड कि जी मेरे पास जो है ना हाई एंड टॉप एंड फोन है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई सवाए इसके कि आप कॉल कर सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है ना? उस वक्त ये एसएमएस भी नहीं था, ठीक है ना? सिर्फ आप कॉल कर सकते थे। और क्योंकि मोबाइल फोन्स कम थे और घरों में भी फोन कम थे, ये भी नहीं था कि घरों में फोन थे तो मोबाइल फोन कम थे, उस वक्त घरों में भी फोन नहीं थे। मुश्किल से 2-2.5 मिलियन फोन थे टोटल पाकिस्तान में, घर और बिजनेसेस मिला के, ठीक है ना? अगर ये आप देखें, मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की, राइट? तो कितने, तकरीबन 32 साल पहले की बात हो रही है। उसके बाद आप देखें कितनी जिद्दत हुई फोन की इंडस्ट्री में। और पाकिस्तान
में बहुत ज्यादा जो है लीप फॉरवर्ड हुआ, क्योंकि हमारे पास बेस जो है बहुत छोटा था। तो जैसे जैसे नई इनोवेशन होती गई, उसी हिसाब से चीजें जो है ना वो बढ़नी शुरू हुई और तेजी से आगे बढ़नी शुरू हुई। 10 साल बाद मोबिलिंक स्टैब्लिश हुई, ठीक है ना। मोबिलिंक जो पहले वो पाकटेल और इंस्टाफोन थे, उसके बाद मोबिलिंक स्टैब्लिश हुई 1990 आई थिंक 6 या 7 में। और उन्होंने एक्वायर की दूसरी कंपनी, और वो एकदम जो है ना स्पीड से चीजें बढ़ी। असल जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया ना वो आया 2007 में। 2007 में स्टीव जॉब्स, जो खुद अपने मोबाइल फोन से खुश नहीं था, वो हमेशा समझता था कि ये मोबाइल फोन जो है ना ये कोई मजे की चीज नहीं है, जिस तरह ये बना हुआ है ना ये मजा नहीं आता इसको इस्तेमाल करने। तो उसने सोचना शुरू किया कि इसको मैंने बेहतर करना है। तो उसने इनोवेशन की, उसने वो जिद्दत की। और वो जिद्दत क्या थी? उसने कहा कि इसकी जो स्क्रीन साइज है ये बहुत छोटा है, इसमें मैं कंटेंट जो है ना वो ना शेयर कर सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना मुझे उसमें मजा आता है। तो इसका स्क्रीन साइज मैंने बढ़ाना है। तो स्क्रीन साइज को बढ़ाने के लिए कीपैड को जो है निकालना पड़ा, ठीक है ना। जो उसने अपने डिजाइनर्स को ब्रीफ दी, वो ब्रीफ ये थी कि जी एक तो ये कीपैड गायब करें इससे, ये छोटा सा कीपैड होता है, छोटी सी ऊपर स्क्रीन होती है, तो उसमें कोई मजा नहीं आता। हालांकि उस वक्त नोकिया के बहुत बड़े, नोकिया के बहुत अच्छे अच्छे फोन्स थे, ठीक है ना। 3310 एक बड़ा मशहूर फोन था नोकिया का, ठीक है ना। जैसे कहते थे इसको बिल्डिंग से भी फेंक दे, नीचे जाके उठाएं फिर चल पड़ेगा, ठीक है ना। वो इतना करामत फोन था। तो उसने कहा नहीं इसका मजा नहीं है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। तो उस चेंज करने के लिए वो स्क्रीन साइज जो है वो चेंज होना था। अगर आप पहला आईफोन देखें, उसका स्क्रीन साइज टोटल जो था वो 4.5 इंच का था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग स्क्रीन साइज, बट इट वॉज अ ह्यूज डेवलपमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग फोन साइज। कि जो पहला फोन था जो इस्तेमाल हो रहे थे, उसके स्क्रीन साइज और इसके स्क्रीन साइज में बहुत बड़ा फर्क था। वहां से सारी इन्फ्लेक्शन शुरू हुई। 2007 में जब से आईफोन आया और चेंज होना शुरू हुआ, स्मार्टफोन्स उसके पीछे चलने शुरू हुए। फिर सैमसंग ने अपने फोन्स लॉन्च किए, गूगल ने एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी और का था, गूगल ने खरीदा और उसको उन्होंने मुतारिफ कराया। तो वो चलता गया और सारा कुछ बदलता गया, और आज हमारे पास सबके पास ये स्मार्टफोन्स हैं। और वो ऐसे फोन्स हैं कि देर एक्चुअली कंप्यूटर्स इन द पॉकेट। हम अपनी जेब में कंप्यूटर डाल के घूम रहे हैं, उसमें मेमोरी भी इतनी ज्यादा है, उसकी स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग उतनी ज्यादा है। 1969 में जो अपोलो मिशन था जो चांद पे गया, उसकी कंप्यूटिंग पावर आपके टेलीफोन से कम थी, आपके स्मार्टफोन से कम कंप्यूटिंग पावर थी उस नासा के उस जो स्पेसशिप था उसमें। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा ये कैसे बदली। अभी मैं शुरू में जब मैं आया हूँ तो मैं सुन रहा था, बात हो रही थी फ्रीलांसिंग की, बात हो रही थी अपॉर्चुनिटीज की, बात हो रही थी ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, ये सारी चीजें। नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल इन रियलिटी, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस, विदाउट द स्मार्टफोन, राइट। सो एक बंदे की एक काविश कि जी मैंने बेहतर फोन एक डिजाइन करना है, मैंने नई चीज नहीं इजाद करनी। फोन स्टीव जॉब ने इजाद नहीं किया, उसने सिर्फ फोन को बेहतर किया, उसमें जिद्दत लेकर आया और इनोवेट किया और एक नई चीज खड़ी कर दी। आज जितनी हम कंपनीज जानते हैं, अमेजोन हो, आपका उबर हो, करीम हो, व्हाट्सएप हो, ठीक है ना, ये फेसबुक हो, ये ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारी कंपनियां जो बिलियन डॉलर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, ये एग्जिस्ट ना करती अगर स्मार्टफोन ना होता। तो एक छोटी सी जिद्दत से आप देखें कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और इसी को लीडरशिप कहते हैं, कि आपने वो एक ऐसी चीज करनी है, वो आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है जिस चीज में भी आप काम कर रहे हैं। आप एज अ स्टूडेंट हैं, आप इन बिजनेस हैं, आपका अपना बिजनेस है, या आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपने वो सोचना है कि मेरी अपनी काविश से कौन सी चीज ऐसी हो सकती है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे। उसकी एक और टर्म इस्तेमाल होती है, डेंट इन द यूनिवर्स, कि आप पूरी यूनिवर्स में डेंट डालते हैं अपनी जिद्दत के साथ, अगर आप उसी तरह सोचना शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स ना टेक्नोलॉजिस्ट था, ना उसने कभी जिंदगी में कोड लिखा था, ना उसने कभी कोई तार सोल्डर की थी,
ना उसने कभी कोई हार्डवेयर डिजाइन किया था, कोई चीज उसने नहीं की थी। वो कॉलेज जब गया तो वो बहुत जल्दी कॉलेज उसने छोड़ दिया था। उसने कॉलेज में सिर्फ एक कोर्स लिया था, वो भी इसलिए, वो भी कोई उसने को पेड कोर्स नहीं लिया था, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटीज का जो सिस्टम है वो ये है कि कोई भी जाके क्लासरूम में बैठ जाता है और वो इसको निकालते नहीं है कि जी आप निकल जाएं क्लास से। तो जो क्लास उसने ली थी वो कैलीग्राफी की थी, क्योंकि उसको क्रिएटिव प्रोसेस से, उसकी सोच जो थी ना वो सारी की सारी क्रिएटिव प्रोसेस पे थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज क्रिएट करूं। तो उसको समझ में आई कि कैलीग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत हैवी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। मैं एक नई चीज इजाद करता हूँ, मैं एक नया फॉन्ट इजाद करता हूँ, मैं एक नया लिखने का तरीका इजाद करता हूँ। और अगर आप देखें कि उसकी एक वो कैलीग्राफी की क्लास जो थी, उसने एक ही सेमेस्टर लिया था, उससे ज्यादा लिया ही नहीं था। उससे एप्पल जब लॉन्च हुआ और मैकिनटॉश आया तो उससे डेस्कटॉप पब्लिशिंग शुरू हुई। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि आप अपने एक कंप्यूटर से, एक अपने डेस्कटॉप से आप पूरा एक, आप पब्लिशर बन सकते थे। तो ये, अगर आप वापस जाएं एप्पल की हिस्ट्री में तो आपको नजर आएगा कि एप्पल की जो पहली ब्रेक थ्रूज थी वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में थी। और जब वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में उन्होंने अबूर हासिल किया, उनके फॉन्ट्स जो थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, नए किस्म के फॉन्ट्स थे। उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है, उसकी रेंडरिंग क्वालिटी जो है, उसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी थी कि उसकी रेंडरिंग टू रेंडरिंग होती थी और वो बहुत ही खूबसूरत छपाई होती थी। वहां से वो निकले और फिर वो गए डेस्कटॉप वीडियो की तरफ। उन्होंने रियलाइज किया कि वीडियो जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना, मैंने कैमरा लिया, मैंने कुछ शूट तो कर लिया, लेकिन सिर्फ शूट करने से बात नहीं बन जाती। मुझे उसको पोस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, मुझे उसको जोड़ना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, उसके साथ साउंड डालनी पड़ती है। तो उन्होंने डेस्कटॉप वीडियो के लिए नेक्स्ट जो है उन्होंने उस इंडस्ट्री को टारगेट किया। तो एक सिंपल सी चीज से कि डिजाइन जो है वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है, ठीक है ना, किसी भी क्रिएटिविटी में। तो मैं लफ्ज हो, तस्वीर हो, वीडियो हो, ऑडियो विजुअल क्लिप हो, मैं उसको कितनी आसानी से मैं उसको जोड़ सकता हूँ। स्टीव जॉब्स की बड़ी एक फेमस कोट है, इजी बीट्स फ्री एवरी टाइम। और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया जब उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को टारगेट किया आईट्यून्स और आईफोन के आईपैड के आईपॉड के साथ, ठीक है ना। तो वो भी आप देखें कि म्यूजिक इंडस्ट्री फिर वो ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ जॉब्स खुश नहीं था, कहते थे ये मुझे एक गाना चाहिए होता है, ठीक है ना, एक पूरी एल्बम में मुझे एक गाना पसंद है और मुझे पूरी एल्बम खरीदनी पड़ती है, जबकि मैंने सुनना है एक गाना। उसने, उसकी वजह से ये आईपॉड लॉन्च हुआ। आईपॉड से पहले भी म्यूजिक प्लेयर्स तो थे, माइक्रोसॉफ्ट भी लॉन्च कर चुका था, जूम का प्लेयर भी था और प्लेयर्स भी थे। लेकिन डिफरेंस क्या था, यहाँ जिद्दत क्या थी कि उसके साथ उसने एक पूरा इकोसिस्टम लॉन्च किया आईट्यून्स का। आईट्यून्स का मतलब ये था कि आपका जो प्रोसेस था म्यूजिक कंज्यूम करने का, ठीक है ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया। एक तो वो आपको सीखता जाता था कि आपको चीज पसंद क्या है, वो उसी हिसाब से आपको प्लेलिस्ट देता था, वो रिकमेंडेशन करता था कि ये गाना सुन ले, ये गाना सुन ले, ये गाना आपने इतनी दफा सुना है, ये गाना जब आप गाड़ी चला रहे थे उस वक्त सुना था, ठीक है ना। इस किस्म की उसमें जिद्दत लेकर आया। तो ये देखना है और सोचना है हमने कि हम जिद्दत जो है वो कहाँ पर, किस तरह, किस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब छोटी सी चीज में आपको बता दो, एक दही बड़े का स्टैंड है, ठीक है ना, कहने को तो बहुत छोटा सा बिजनेस है, लेकिन मैंने देखा है एक एंटरप्रेन्योर को, दो भाई हैं, लाहौर से ही हैं वो, एस्पायर कॉलेज में वो पढ़ रहे थे और वो जाके तो अपना वो अंडर ग्रेड कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में। लेकिन क्योंकि वालिद रिटायर हो चुके थे, तो एक तो उनको कॉलेज की फीस देनी थी, दूसरा उनको घर में भी अपना हिस्सा डालना था। तो जब वो कॉलेज से वापस आते थे तो उन्होंने एक दही बड़े का स्टैंड लगाना शुरू किया। वालदा उनकी और बहन उनकी वो दही बड़े बनाते थे घर में, ठीक है ना, और ये जाके मार्केट में उन्होंने जाके एक स्टैंड लगाया और उन्होंने वहां से बेचना शुरू किया। ये हमारे पास आए माइक्रो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में, जहां हम ट्रेनिंग कर रहे थे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की, इसी किस्म के बिजनेसेस की, जहां पर 25, 30, 50 हजार से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिलीव मी, 50 हजार से, 50 क्या, 20 हजार से आप अच्छा बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आपको सिर्फ सोचना उस वक्त ये पड़ता है कि मैंने ये सोचना नहीं है
कि ये बहू का काम है या नहीं है, ये टाई वाला काम है या नहीं है, ठीक है ना, मैंने ये काम करना है। उन दो भाइयों ने, और मैं अब आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले वो आए और उस वक्त उन्होंने एक उनका स्टैंड था, उनकी तकरीबन 6 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में। उसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि एक स्टैंड से वो एक लिमिट पे जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते। 6 महीने में वो तकरीबन 25-30 हज़ार जो महीने का बिजनेस कर रहे थे, वहां से वो तकरीबन 1.25 लाख तक पहुंचे। 1,75,000 तक वो सिर्फ एक दही भले का स्टैंड उनका पहुंचा। अब वो उन्होंने जनवरी में दोबारा अप्लाई किया एनआईसी लाहौर में, और अब वो आए बड़ी गेम में, बड़ी कंपनी में। एक भाई जो है अब वो यूईटी में लाहौर में अपनी मास्टर्स कर रहा है, दूसरा भाई जो है उसने वहीं पर अपनी अंडर ग्रेजुएशन करके तो उसने ये बिजनेस मैनेज करना चाहिए। अब उनके 5 दही भले के स्टैंड्स हैं, ठीक है ना, 7.5 लाख के करीब उनका मंथली उनकी जो है ना रेवेन्यू है, ठीक है ना, तकरीबन 2.5-3 लाख उनका जो है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही उनका जो है वो नेट प्रॉफिट है। घर भी खुशहाल, ठीक है ना, वो भी खुश हैं। और अब वो चाह रहे हैं कि जी वो अपना बिजनेस जो है उसका फ्रेंचाइज का मॉडल बनाए, ठीक है ना। अब जिद्दत जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो फ्रेंचाइज मॉडल बनाए, जिसका मतलब है कि उन्हीं तरह के और लोग वो ढूंढेंगे जिनको वो सेटअप करेंगे विद दही बड़ा स्टैंड, ठीक है ना। उन्होंने ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्ट लाइन भी चेंज की है, दही बड़े के साथ उन्होंने और भी चीजें, चाट भी ऐड कर दी, और भी चीजें ऐड कर दी। अब वो चाह रहे हैं फ्रेंचाइज करना, और उनकी एम्बिशन है, ये कोविड ना आता तो जून तक उन्होंने टारगेट किया था कि जी हम 10 स्टैंड और ऐड करेंगे, और उनकी एम्बिशन है कि जी हम 100 स्टैंड तक लेके जाएंगे सिर्फ शहर लाहौर में, जिसमें कैपेसिटी है करने की। तो कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, ठीक है ना, सोच छोटी हो सकती है, बिजनेस छोटा नहीं हो सकता। आपने देखना ये है कि मैं अपनी स्किल के साथ, मेरी अपनी स्किल जो है, मुझे जो मेरा अपना हुनर है या मेरी जो एजुकेशन है, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। मैं रिसेंटली कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है इसके साथ मुंसलिक हुआ, और उसकी वजह यह है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जो है वो सुकड़ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स वो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। ये आपको भी पता है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो बर्थ रेट है वो हाई है, 2% से 2% से ज्यादा है। तो उसकी वजह से हर साल जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो वैसे ही लेट से कोई मेट्रिकुलेशन कर लेता है, कोई 8वीं जमात पढ़ के वो कहते हैं जी मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए क्योंकि मैंने घर वालों का हाथ बटाना है। तो ये सारी इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी जरूर होती है, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो अब कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है उसमें यही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मकसद है कि तकरीबन अगले 3 साल में, क्योंकि ये शुरू हुआ है पिछले सितंबर से, ठीक है ना, और कोशिश ये है कि 1.5-2 लाख बिजनेसेस जो हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है उनको फंडिंग मिले और वो आगे चले। उसके अलावा हम काम कर रहे हैं जो रूरल यूथ है, ठीक है ना, उनके लिए भी एक प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है ताकि वो जो हैं उनको भी मौके मिले, ताकि वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले अपना बिजनेस शुरू करने की। अपने बिजनेस पे इसलिए जोर दे रहा हूं मैं क्योंकि देखिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है और आपके वालदेन की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप नौकरी मिले, आपको नौकरी मिले ताकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू हो। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि आप पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आपके वालदेन की, ठीक है, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया। अगर मौका मिला, जो बहुत छोटी परसेंटेज है पाकिस्तानी की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो वो वहां पे उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि जी अब इसको नौकरी मिलेगी, नौकरी शुरू होगी, तो थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। एक तो ये तरीका। अब जब नौकरी नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है ना, वो घर से शुरू होती है। सवाल पूछा जाने जाते कि तुम बड़े निकम्मे हो, क्या कर रहे हो, तुमने कोई कोशिश की है, तुमने कोशिश नहीं की। फिर आप कहते हैं कि मुझे किसी से मिलवा दें, किसी से आप बात कर लें, अंकल को आप जानते हैं, उनकी वो फैक्ट्री है, वहां मुझे लगवा दें, ठीक है ना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं।
तो जो लीडरशिप का एलिमेंट है वो पस से पर्दा चला जाता है, वो पीछे चला जाता है। लीडरशिप फिर आगे नहीं आ सकती, और वो फिर एक बिहेवियर बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है कि आप उसी तरीके से फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेरी मदद करे, और मैं जो है ना उसी मदद से मैं आगे जा सकूं। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो अब मैं, मेरी कोशिश होती है साल 2 साल में मेरी तरक्की होनी शुरू हो जाए, मेरी जो अर्निंग है वो बढ़नी शुरू हो जाए, मुझे जो है वो इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाए। आजकल जो हालात है, और कोविड से पहले भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं मीडिया इंडस्ट्री को भी जानता हूँ, और आप लोगों ने भी शायद सुना हो कि मीडिया इंडस्ट्री में कितने हालात बुरे हो चुके हैं। ठीक है ना? वो इसलिए कि उसमें इंडस्ट्री में रियलिटी नहीं थी। लोग जो आए उसमें अर्निंग जो उन्होंने करनी शुरू की वो रियलिटी नहीं थी, वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी। और जो ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी विड्रॉ की तो उस इंडस्ट्री में मुश्किलात शुरू हो। इसी तरह आजकल सुन रहे हैं पीटीवी का, कि पीटीवी की फीस जो है वो 35 से बढ़ा के 100 खरीद की जा रही है, क्योंकि पीटीवी खसारे में है। तो 100 करने से भी फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां भर्तियां हुई हुई हैं, बहुत ज्यादा वहां लोग हैं जो ना काम करते हैं, ना वो आगे चलते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं। लेकिन साल के साल जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट लग जाता है, और बस वहीं पर वो बैठे रहते हैं। तो आपने सोचना ये है कि मैं वो कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मेरे घर में फर्क पड़े, मेरी कम्युनिटी में फर्क पड़े, मेरे शहर में फर्क पड़े, मेरे मुल्क में फर्क पड़े। ये है असल लीडरशिप का जो पहला, जो कहते हैं ना सीड जो होता है, वो ये होता है कि मैंने ये सोचना है कि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, और मेरी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, और उसमें से क्या फायदा होगा। सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो होगा ही होगा, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको क्या फायदा होगा, जिस कम्युनिटी का मैं हिस्सा हूं उनको क्या फायदा होगा। तो ये होता है लीडरशिप का पर्सपेक्टिव। जितने भी आप लीडर्स देखेंगे, वो पहले दिन जो है वो ये नहीं सोच के चलते कि जी मैं कल बिलियनर बनूंगा। स्टीव जॉब्स ने कभी नहीं सोचा था मैं बिलियनर बनूंगा। उसके साथ जो उसका पार्टनर था स्टीव वॉजनियाक, जो असल में इंजीनियर था, और टॉप क्वालिटी इंजीनियर, बहुत ज्यादा महारत रखने वाला इंजीनियर, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में। आज आपको अगर आप दुनिया भर में जाके पूछें तो आपको स्टीव वॉजनियाक का नाम जानने वाले भी आपको 1% से ज्यादा शायद नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा अमेरिका में मिल जाएंगे तो 10% मिल जाएंगे, लेकिन स्टीव जॉब्स जो है वो दुनिया भर में लोग उसको पहचानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, क्योंकि जितनी भी जिद्दत हुई एप्पल में, मैकिनटॉश में, और फिर वो चला गया, उसको निकाला गया कंपनी से, वो कंपनी से निकाला गया था एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, अपनी कंपनी से उसको निकाला गया था, और वो गया, उसने दूसरी कंपनी क्रिएट की, उसने नेक्स्ट क्रिएट की, उसने पिक्सार बनाई। पिक्सार जो है वो इवेंचुअली डिज्नी ने खरीदी, क्योंकि वो इतना ज्यादा काम कर रही थी कि डिज्नी को थ्रेट था, तो डिज्नी डिसाइड